Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a numerical of 4.5. As you know guys, in previous class we have completed 4 numerical of this chapter. Now we are going to start this class with a numerical of 4.5. ठीक है बेटे, तो पेज नंबर 69 ओपन कर लीजिए. numerical number 4.5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. numerical number 4.5 देखिएगा. न्यूमेरिकल नंबर 4.5 में क्या कह रहा है कि अ गन ऑफ मास 20 kg fired a bullet of 50 gram fired a bullet of 50 gram with a velocity of 200 meter into second inverse. Calculate the velocity of the recoil of the gun. ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक गन है जिसका मास 20 kg है, ठीक है, और एक वो बुलेट फायर कर रही है जिसका मास 50 ग्राम है और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स की वेलोसिटी से बुलेट मूव करते हुए जा रही है. तो वो कह रहा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन. रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन क्या है कि बेटे जब हम बुलेट फायर करते हैं तो जो जर्क आता है, ठीक है, जो जर्क आ रहा है ये जर्क बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन. ठीक है, कि जब बुलेट फायर करेगी, ठीक है, जब गन से जब बुलेट फायर होगी और बुलेट मूव करते हुए आगे जाएगी तो जो जर्क आया होगा, ठीक है, गन के अंदर, तो वो जर्क जो है वो बेसिकली रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन. और जर्क की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट होगी. ठीक है बेटे, तो हम चलते हैं 4.5 की तरफ. 4.5 की मैंने डायग्राम बनाई है, जरा देखिएगा. तो ये बेसिकली किसका न्यूमेरिकल है, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का न्यूमेरिकल है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके पास वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, वो सारे फॉर्मूलाज आपके पास सामने लिखे हुए हैं ताकि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इसमें ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे. ठीक है बेटे, तो चलते हैं 4.5 की तरफ. तो 4.5 में आप देख सकते हैं कि जो है गन है जिसका मास 20 kg है और बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम है. ठीक है बेटे, उसके बाद क्या कह रहा है कि जब बुलेट फायर हुई तो बुलेट किस स्पीड से मूव करते हुए जा रही है, 200 मीटर इनटू सेकंड वर्ड्स की वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, लेकिन फायर होने से पहले अभी बुलेट रुकी हुई है. ठीक है, अच्छा, जब आप गन लोड करते हैं तो बुलेट जो है वो ऊपर आ जाती है. ठीक है, और ऊपर जो हैमर जो है, फिर जब वो स्ट्राइक करेगा हैमर बुलेट पे तो बुलेट मूव करते हुए आगे जाएगी. अभी सपोज कर लें कि अभी आपने जो है वो टारगेट जो है वो नहीं प्रेस किया, अभी बुलेट जो है वो रुकी हुई है. ठीक है, हैमर स्ट्राइक नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ गन लोड की है, तो अभी बुलेट भी रुकी हुई है, गन भी रुकी हुई है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे कोलिजन नहीं हुई है. ठीक है, तो कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटीज होती हैं उनको हम u1 और u2 से रिप्रेजेंट जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कंडीशन याद हो, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, कि कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है उसको हम m1 u1 और m2 u2, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कोलिजन से पहले वाली जो वेलोसिटीज हैं वो क्या कहलाती थी, u1 और u2. ठीक है, अभी यहाँ पे हैमर ने स्ट्राइक नहीं किया बुलेट पे, बुलेट भी रुकी हुई है, गन भी रुकी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी जो, ठीक है, ये आपके पास सपोज कर लें जो बुलेट है ये बॉडी ए है. ठीक है, और ये जो गन है ये बॉडी बी है. इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये जो बुलेट का मास है 50 ग्राम, इसको m1 सपोज कर लेंगे. ठीक है, और ये जो गन का मास है इसको आप क्या सपोज कर लेंगे, m2. किसी को भी a और b कंसीडर कर सकते हैं आप, किसी भी बॉडी को. ठीक है, तो बुलेट का जो मास हो गया वो m1 हो गया, बुलेट और गन का जो मास हो गया वो क्या हो गया, m2. कोलिजन से पहले जो कोलिजन से पहले जो बुलेट की वेलोसिटी थी, कोलिजन से पहले जो बुलेट की वेलोसिटी थी, ठीक है, वो बुलेट की वेलोसिटी यहाँ पे आपने उसको क्या कंसीडर कर लिया, u1, और कोलिजन से पहले गन की जो वेलोसिटी है इसको आपने u2. ठीक है, तो कोलिजन से पहले जो बुलेट की वेलोसिटी है वो u1 और कोलिजन से पहले जो गन की वेलोसिटी है उसको u2. अगर आप देखें तो बुलेट भी रुकी हुई है, ठीक है, और गन भी रुकी हुई है, तो इसका मतलब u1 और u2 दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि गन भी रुकी हुई है और बुलेट भी रुकी हुई है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने देखा कोलिजन से पहले जो है वो वेलोसिटी जो है u1 और u2 दोनों जीरो है, दोनों के मासेस यहाँ पे बता दिए. अब क्या होगा कि जब आप जो है ट्रैकर प्रेस करेंगे, हैमर स्ट्राइक करेगा बुलेट पे, तो बुलेट जो है वो मूव करते हुए आगे चली जाएगी. बुलेट
मूव करते हुए आगे चली गई। और बुलेट कितनी वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रही है? बुलेट जा रही है 200 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स की वेलोसिटी से। 200 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स की वेलोसिटी से बुलेट मूव करते हुए जा रही है। तो कोलिजन के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है उसको आपने v1 से रिप्रेजेंट किया, और जैसे ही बुलेट फायर करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ जर्क आएगा, ठीक है बेटे। ये जर्क आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ठीक है बेटे। तो आपने देखा जैसे ही आप बुलेट फायर करते हैं तो ये जो जर्क आया है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जर्क आया है, ये जर्क बेसिकली क्या है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, ये जर्क की स्पीड क्या होगी, जर्क की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्क आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से आप यहाँ पे जब v2 कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोबारा देखिएगा ये न्यूमेरिकल कि सबसे पहले बुलेट आपने बोलेंगे बुलेट और गन, ठीक है, दोनों अभी रुके हुए हैं, अभी यहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ, तो कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटीज हैं u1 और u2 दोनों की क्या हो गई? जीरो। दोनों की वेलोसिटी जीरो हो गई। दोनों के मासेस बता दिए कि बुलेट का मास 50 ग्राम है, बुलेट गन का मास जो है वो 20 केजी है। जैसे ही बुलेट फायर हुई तो जब बुलेट फायर हुई तो कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज हैं उनको v1 और v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुलेट की वेलोसिटी v1, जिस बुलेट की वेलोसिटी को आपने v1 से कंसीडर किया जो कि आपके पास 200 मीटर इनटू सेकंड वर्ड से। उसके बाद गन की वेलोसिटी की बात करें तो गन की वेलोसिटी v2, और ये अपने यहाँ पे वेलोसिटी गन की कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटे। तो गन की वेलोसिटी मतलब v2 कैलकुलेट करनी है। तो चलते हैं जरा डाटा की तरफ। न्यूमेरिकल यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। मास आपके पास m1 बुलेट का गिवन है 50 ग्राम, m2 गन का मास 20 kg। उसके बाद बेटे u1 और u2 दोनों क्या है? u1 और u2 दोनों देख सकते हैं आप लोग जीरो। v1 200 मीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, और v2 आपने यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? v2 कैलकुलेट करना है। डाटा कंप्लीट कर लिया। तो लेकिन आपने एक चीज देखी कि ये जो मास है 50 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटे? 1000 से डिवाइड करके। जब इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 kg, ठीक है। अब मास अगर हम लेंगे मतलब m1 की जो वैल्यू लेंगे वो कन्वर्जन के बाद वाली वैल्यू मतलब 0.05 लेंगे बुलेट के जब मास हम ले रहे होंगे। चलते हैं बेटे सॉल्यूशन की तरफ। अब आप लोग बताएं v2 अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बहुत आसान है, आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं सारे। जी बिल्कुल, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है बेटे किसके? m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है बेटा। वैल्यूज पुट कर देना है। m1 यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? 0.05, u1 आपके पास 0, m2 20, u2 0। फिर m1 आप देख सकते हैं m1 0.05, v1 200, m2 20 और v2 आपने फाइंड करना है v2 एज इट इज, ठीक है बेटे। आपने अब तक यहाँ पे क्या करा? वैल्यूज पुट की हैं। ये देखिएगा 0.05 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ठीक है। 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है आपके पास। आंसर आपके पास आ रहा है बेटे 10, ठीक है। तो 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 10, प्लस 20 को v2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 20 v2, ठीक है। 0 प्लस 0 यहाँ पे आ गया 0, देंगे। अब आपने क्या करना है? प्लस 20 को इधर भेज के क्या कर देंगे? -20, मतलब -20 v2 राइट साइड पे आ गया 10। आपने क्या करा बेटे?
कि +20 v2 दूसरी तरफ, यहाँ पे तो है लेफ्ट साइड पे 0, 0 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो +20 v2 को दूसरी तरफ भेज के -20 v2, यहाँ पे आ गया 10। अब आप देख सकते हैं कि भाई -20 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगा v2 इक्वल्स टू -20, 10 से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय -20, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आप, आंसर आपके पास आ जाएगा बेटे -0.5, और यूनिट क्या है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। आप देख सकते हैं आपने क्या करा कि v2 कैलकुलेट कर रहे थे, तो v2 के लिए आपने क्या करा कि v2 आपको चाहिए था, तो -20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके 10 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय -20, तो 10 को जब -20 से आपने डिवाइड किया, आंसर आ गया बेटे -0.5, आंसर आ गया आपके पास माइनस प्लस माइनस माइनस एज इट इज आ गया, 10 को 20 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.5, और यूनिट आपने वेलोसिटी का लगा दिया क्या, मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आपने गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली कि अगर हम बुलेट फायर करते हैं जिसका मास 50 ग्राम है, और बुलेट अगर मूव कर रही है 200 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स की वेलोसिटी से, तो गन में जो जर्क आएगा, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन होगी, ठीक है, जो आपके हाथ में जर्क आएगा, वो जर्क बेसिकली उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0.5। ठीक है, माइनस का साइन तो बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि भाई जो है माइनस का साइन किस वजह से आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो जो जर्क का है वो कितना है बेटा 0.5, और माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जर्क जो है बुलेट की डायरेक्शन जो थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके न्यूमेरिकल आपका हो गया कंप्लीट, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि जब हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं और आंसर आपके पास नेगेटिव में आता है, तो हम उसका लिखते हैं कॉस, तो इसका हम लिखेंगे कॉस, फिर उसके बाद उसका लिखेंगे रिजल्ट, तो इसके बाद इसके हेड डाल दिएगा कॉस की, तो पहले लिखिएगा इसका कॉस, और उसके बाद फिर लिखिएगा इसका रिजल्ट। ठीक है बेटे, तो कॉस की हेड डाल के कॉस लिख लीजिएगा कि नेगेटिव साइन शोज दैट, negative sign shows that that direction of negative sign shows that direction of recoil velocity of the gun, negative sign shows that direction of recoil velocity of the gun is opposite to the direction of bullet. Negative sign shows that the direction of recoil velocity of the gun is opposite to the direction of bullet. ठीक है बेटे, तो recoil velocity of the gun की जो डायरेक्शन है वो बुलेट की डायरेक्शन से क्या है, ऑपोजिट है, the direction of recoil velocity of the gun is opposite to the direction of bullet, ये हो गया cos। cos के बाद फिर रिजल्ट के डाल के रिजल्ट लिखिएगा, cos के बाद रिजल्ट के डाल के रिजल्ट लिखिएगा जल्दी से, एक लाइन में रिजल्ट लिखने, the recoil velocity of the gun, the recoil velocity of the gun is 0.5 meter into second inverse, the recoil velocity of the gun is 0.5 meter into second inverse, माइनस का साइन नहीं लगाइएगा, the recoil velocity of the gun is 0.5 meter into second inverse, 0.5 meter into second inverse। ठीक है बेटे, यहाँ तक आगे ये न्यूमेरिकल आपके पास 4.5 कंप्लीट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.6 पे। ठीक है बेटे, इसको कॉपी कर लें, तो 4.6 की तरफ हम जा रहे हैं। तो 4.6 आप देख सकते हैं, इससे मैंने एक रफ स्केच यहाँ पे बनाया हुआ है। तो 4.6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, एक एम्प्टी ट्रक है जिसका वेट 4000 न्यूटन है, its engine can produce a maximum acceleration of 1 meter into second inverse square if the truck is loaded with 2000 newton, find the maximum acceleration the engine can produce। ठीक है बेटे, क्या कह रहा है कि एक ट्रक है, एम्प्टी ट्रक है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, एक एम्प्टी ट्रक है जो मूव कर रहा है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है सपोज कर, और ये इसकी फाइनल स्टेट। चलिए, इस वक्त ये ट्रक एम्प्टी है और एम्प्टी ट्रक मूव कर रहा है जिसका वेट जो है वो 4000
न्यूटन है, ठीक है। वेट कितना है 4000 न्यूटन। और इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है 1 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है बेटे। एम्प्टी ट्रक है जिसका वेट जो है वो 4000 न्यूटन है और मूव कर रहा है, तो मूवमेंट से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 1 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी इनिशियल स्टेट। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ द ट्रक इज लोडेड विद 2000 न्यूटन, मतलब अगर ट्रक लोड कर दें, मतलब ट्रक को आपने ये सामान से लोड कर दिया, ठीक है, और अब इसका कितने से लोड किया 2000 न्यूटन का लोड जो है, मतलब 2000 न्यूटन का वेट ट्रक में ऐड कर दिया। तो पहले ट्रक का वेट कितना था 4000 न्यूटन, एम्प्टी ट्रक मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास एम्प्टी है और ये है लोडेड, ठीक है। तो लोडेड ट्रक है, इसमें लोड कितना ऐड किया 2000 न्यूटन का, तो बेटा 4000 न्यूटन पहले इसका वेट था, 2000 न्यूटन का लोड ऐड कर दिया, तो अब इसका वेट कितना हो गया, अब इसका वेट हो गया 6000 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये बताएं कि जब ट्रक एम्प्टी ट्रक जब मूव कर रहा था उससे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी 1 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, अब लोडेड ट्रक मूव कर रहा है उसका वेट अब 4000 से बढ़ के 6000 हो गया टोटल। तो अब जब ये मूव करेगा तो एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेगा ये आपने फाइंड करके बताना है, मतलब फाइनल स्टेट पे एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी कि जब ट्रक का वेट 4000 से बढ़ के 6000 न्यूटन हो जाएगा तब एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, ये आपने एक्सीलरेशन फाइंड करके एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बतानी है। अब एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है लोडेड ट्रक की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आप ऑब्जर्व करें कि भाई 4000 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या है अभी इसका लोड इनिशियल स्टेट पे कम है, मूव कर रहा होगा, स्पीड ज्यादा है, एक्सीलरेशन 1 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर पे प्रोड्यूस हो रही है। आपने इसको इसका लोड बढ़ा दिया, ठीक है। जब लोड बढ़ा दिया 4000 से एम्प्टी ट्रक बढ़ के क्या हो गया 6000 न्यूटन, क्योंकि इसके अंदर 2000 न्यूटन का लोड ऐड कर दिया, तो अब इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंजन तो सेम है, जो फोर्स लग रही होगी यहाँ पे इंजन से जो फोर्स लग रही है स्मूथ कराने के लिए यहाँ पे भी उतनी फोर्स लगा रहा है, इंजन सेम है, लेकिन बस लोड ऐड होने की वजह से जैसे वेट बढ़ा मास बढ़ा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि एक्सीलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि भाई यहाँ पे इसका अगर मास बढ़ गया तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब वो कितनी होगी वो आपने फाइंड करके बताना है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, दोनों में एक चीज कॉमन है दोनों स्टेट पे कि यहाँ पे जो इंजन फोर्स लगा रहा है वही सेम फोर्स जो है वो फाइनल स्टेट पे लगी होगी, फोर्स के सेम होने की वजह से यहाँ पे जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सीलरेशन की, ठीक है बेटे। तो अब इनिशियल स्टेट की हेल्प से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, वही फोर्स अप्लाई करेंगे फाइनल स्टेट पे और उससे एक्सीलरेशन आपके पास आ जाएगी। और ये जो वेट आपके पास गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मास में, वेट से मास कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास वेट का फॉर्मूला W इक्वल्स टू mg, तो मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, g को नीचे ले आके डिवाइड करा था मैंने आपको, मास का फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है कि m इक्वल्स टू W अपॉन g बन जाएगा मास का फॉर्मूला, और मास के फॉर्मूले से हम इजीली मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटे। चलते हैं पहले इसका डाटा बनाते हैं और इसका डाटा जो है हम इनिशियल स्टेट का अलग बनाएंगे, फाइनल स्टेट का अलग बनाएंगे। चलते हैं पहले इसका इनिशियल स्टेट का डाटा बनाते हैं और इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट में एक्सीलरेशन तो पता है वेट से मास आ जाएगा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स और वही फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फोर्स और वेट इससे मास कैलकुलेट करेंगे, इनकी मदद से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों पे जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स जो है वो आपने यहाँ पे बात याद रखनी कि फोर्स सेम है। तो चलते हैं डाटा की तरफ, डाटा बनाते हैं। डेटा पहले मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ किसका, इनिशियल स्टेट का, ठीक है बेटे। इनिशियल स्टेट का डेटा बना रहे हैं, तो इनिशियल स्टेट पे जो वेट है वो 4000 न्यूटन है, एक्सीलरेशन जो है वो 1 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर पे प्रोड्यूस हो रही है,
और आपने फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। बोला हुआ नहीं है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, बोला हुआ तो ये है कि भाई फाइनल स्टेट पे इंजन एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आपने क्या देखा कि भाई एक्सीलरेशन यहाँ पे फाइंड करने के लिए जो है वो फोर्स पता होनी चाहिए, और इसी वजह से इनिशियल स्टेट का उसने कंप्लीट डाटा दिया ताकि उसका फोर्स कैलकुलेट करने, वही फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंजन सेम है तो फोर्स जो है वहाँ पे सेम अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं इधर आगे सॉल्यूशन की तरफ। डाटा के बाद सॉल्यूशन कहीं डाल दीजिएगा। अच्छा वेट, तो वेट के बारे में एक्सेलेरेशन और फोर्स, सबसे पहले हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास के लिए फॉर्मूला, अगर वेट का फॉर्मूला है mg, तो बेटे मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये देखें g नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, g नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मास का फॉर्मूला m इक्वल्स टू w अपॉन g। और बाकी ये कि मैंने मास और वेट के डिफरेंसेस में भी मास का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ था कि मास कैलकुलेट करने तो वेट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दें। मास किसके बराबर है, वेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इज इक्वल्स टू w अपॉन g, फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं। अच्छा बेटे देखिएगा, मास कैलकुलेट करना है तो वेट आपके पास 4000 है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन राउंड ऑफ की भी वैल्यू हम ले रहे होते हैं 10 कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो हम 9.8 ले रहे हैं, 10 लेना अपनों की मर्जी, ये एक ही बात है बेटे, ठीक है, कोई फर्क से पड़ेगा नहीं वैल्यू के लिए। तो g की जगह हमने वैल्यू g की पुट कर दी 10, जब 4000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 400, और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, केजी। तो मास आपने कैलकुलेट किया, तो मास कैलकुलेट करने से इजीली आप फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे फॉर F इक्वल्स टू कुछ से मास, फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स के लिए फॉर्मूला बेटा आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, कि F इक्वल्स टू ma, इससे आपके पास आ जाएगी फोर्स, और मास आपके पास कितना है, आप देख सकते हैं मास कितना है आपके पास 400, और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, डाटा में देख लीजिएगा एक्सेलरेशन कितनी है 1, तो 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा भाई 400, और फोर्स कैलकुलेट की यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन, ठीक है बेटे। तो फोर्स आपके पास आ गई 400 न्यूटन। जब फोर्स आपने कैलकुलेट कर ली 400 न्यूटन की, ये आपने इनिशियल स्टेट का काम कंप्लीट कर लिया, फोर्स कैलकुलेट करनी थी कर ली। अब हम चलेंगे किस पे, फाइनल स्टेट का डाटा बनाते हैं, फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा बेटा, ये हो गया यहाँ पे अपने इनिशियल स्टेट से फोर्स कैलकुलेट कर लिया, हम चलते हैं फाइनल स्टेट पे। तो अब हम जो डाटा बनाएंगे वो फाइनल स्टेट का बनाएंगे। फाइनल स्टेट में जो वेट है बेटा वो आपके पास कितना है 6000 न्यूटन, ठीक है। फाइनल स्टेट में जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे लगी है 4000 न्यूटन की, वही फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रही होगी, ठीक है, फाइनल स्टेट पे, सॉरी 400 न्यूटन की फोर्स लग रही थी यहाँ पे, 400 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो 400 न्यूटन की है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली 400 न्यूटन की, एक्सीलरेशन आपने यहाँ पे फाइंड करेंगे। डाटा के बाद बेटा सॉल्यूशन देखिएगा। एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे जो यहाँ पे यूज किया है, F इक्वल्स टू ma, ठीक है, F इक्वल्स टू ma।
तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और मास जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास फोर्स तो पता है, वेट पता है, मास नहीं पता। तो आपको पता है वेट पता है, वेट से हम इजीली मास कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा बेटा। मास कैलकुलेट करना है तो मास का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी। तो m इक्वल्स टू डब्ल्यू मतलब वेट आपके पास कितना है 6000, और g की जगह g की वैल्यू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा 10, 9.8 10, आपकी मर्जी जो लेना चाहे ले लें। दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 600 kg। तो मास आपके पास आ गया 600 kg। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है बेटे, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला आपने यूज किया F इक्वल्स टू ma। ठीक है बेटे, एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला वही यूज किया F इक्वल्स टू ma। एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला बनाना है तो m मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा a इक्वल्स टू f अपॉन m। ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, a इक्वल्स टू f अपॉन m, क्योंकि m मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया 4 से, तो f अपॉन m ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं। a इक्वल्स टू फोर्स आपके पास कितनी है बेटा 400। ठीक है, फोर्स है 400, और मास जो है, मास आप पुट करेंगे, मास आपके पास क्या है 600। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो 400 डिवाइडेड बाय 600, आंसर आपके पास 0.66 आ जाएगा। एक्सीलरेशन आपके पास आ गई, आप देख सकते हैं 0.6666। ठीक है, तो आप 0.66 भी लिख लें, ये राउंड ऑफ करके 0.67, और यूनिट मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर ली। कि अगर एक ट्रक मूव कर रहा है जिसका वेट 4000 न्यूटन है, एक ट्रक मूव कर रहा है जिसका वेट 4000 न्यूटन है, और ये मूव कर रहा है, उससे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 1 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर की प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा अगर उसमें 2000 न्यूटन का लोड ऐड कर दें, अगर ये लोड ऐड कर दें इसमें, ये पूरा लोड आपने ऐड किया, ये कितना है 2000 न्यूटन का। ठीक है, तो 2000 न्यूटन का लोड ऐड करने से ये लोड बढ़ के कितना हो गया 6000 न्यूटन। तब अगर ट्रक मूव करेगा तो एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, तो आपने वो कैलकुलेट कर ली, एक्सीलरेशन 0.67 प्रोड्यूस होगी। हमने ये तो चेक कर लिया था स्टार्टिंग में कि भाई 1 से कम होगी, कितनी कम होगी वो आपने फाइंड कर लिया 0.666 या 0.67 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इतनी एक्सीलरेशन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटे, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और यहाँ तक आके फिर क्लास को एंड करेंगे, और बाकी के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो दो रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू कर लें, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कोई पूछ सकते हैं, और अदरवाइज क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।